हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। मैं हूं अर्पित और आज हमारा बीए थर्ड सेमेस्टर के लिए ज्योग्राफी का पहला वीडियो है और इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं पर्यावरण और इसके तत्व। आप में से बहुत से लोग कहते हैं कि आप क्वेश्चन नहीं समझ पाते हैं एग्जाम में किस तरीके से आते हैं, तो इसीलिए हम इस टॉपिक का मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन बनाया है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि पर्यावरण किसे कहते हैं, पर्यावरण को कितने भागों में बांटा गया है और पर्यावरण की संरचना का वर्णन करो। तो देखिए इसको आप जो है लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, हर तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं। ये आपका एक विस्तृत उत्तरी यानी कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है जिसे आपको 5 पेज में यानी 500 वर्ड्स में आपको इसके आंसर लिखने हैं। तो किसी भी हालत में आप अपने विस्तृत उत्तरीय जो आंसर हैं उसको 5 पेज से ज़्यादा कभी मत जाने दीजिएगा, क्योंकि आपको कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे बल्कि आप अपना टाइम ही वेस्ट करेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि पर्यावरण किसे कहते हैं। तो पर्यावरण फ्रेंच शब्द है। फ्रेंच शब्द क्या है? इन्वायरॉन। तो इन्वायरॉन से उत्पन्न हुआ है इन्वायरमेंट, जो कि इंग्लिश का एक शब्द है। आप जानते हैं पर्यावरण को इंग्लिश में इन्वायरमेंट कहते हैं। तो आइए देखा जाए, पर्यावरण फ्रेंच शब्द इन्वायरॉन से उत्पन्न हुआ है और इन्वायरॉन का शाब्दिक अर्थ है घिरा हुआ अर्थात आवृत। यह जैविक और अजैविक अवयव का ऐसा मिश्रण है जो किसी भी जीव को अनेक रूपों से प्रभावित कर सकता है। जैविक मतलब जो सजीव हो और अजैविक जो सजीव ना हो। समस्त जीवधारियों को अजैविक या भौतिक पदार्थ घेरे हुए हैं, अतः हम जीवधारियों के चारों ओर जो आवरण है उसे पर्यावरण कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप बाहर खुले में जाएं और देखें कि आपके आसपास जो कुछ भी है वो सब पर्यावरण है। आप एक जीवधारी हैं, जीव हैं, आपके अंदर जान है, और जो कुछ भी आपको घेरे हुए है चारों तरफ से वो आपका पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट है। तो ये तो हो गई पर्यावरण की परिभाषा। और अगर इसका जो है मतलब इसको विस्तृत वर्णन करने किया गया है, इसके भागों का वर्णन करना है, तो देखें पर्यावरण को 4 प्रमुख भागों में बांटा गया है। पहला है वायुमंडल, दूसरा है जलमंडल, तीसरा है स्थल मंडल और चौथा है जैव मंडल। देखिए जो जैव मंडल है वो इन तीनों, बल्कि मैं आपको आंसर के आगे बताता चलूँगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, पहले बीच बीच में कुछ नहीं बताना है। तो जैव मंडल सभी मंडलों में संयुक्त रूप से पाया जाता है। देखो जैव मंडल का मतलब ये है कि जहाँ पर जीव रहते हैं। तो जो वायुमंडल है उसका भी वो हिस्सा जहाँ पर जीव रहते हैं, यानी पक्षी वगैरह जो हैं, चिड़िया या बाज वगैरह बहुत ऊंचाई पर उड़ते हैं, तो जहाँ तक जीव पाए जाते हैं वायुमंडल में वो जैवमंडल हुआ। इसी तरह जहाँ पानी में, समुद्र में भी जहाँ तक जीव पाए जाते हैं जितनी गहराई तक, वो जैवमंडल हुआ। और धरती पर भी जहाँ भी जीव पाए जाते हैं, तो कहने का मतलब हर वो जगह जहाँ पर जीव पाए जाते हैं उसे जैवमंडल कहते हैं। ठीक, तो जैवमंडल सभी मंडलों में संयुक्त रूप से पाया जाता है, क्योंकि वो वायुमंडल में भी है, जलमंडल में भी है और स्थल मंडल में भी है, जिसमें मनुष्य और जीव जंतुओं का विकास होता है। तो मतलब खाली मनुष्य ही नहीं बल्कि कोई दूसरे भी जीव जंतु हैं पाए जाते हैं, तो वो जैवमंडल के अंतर्गत आ जाता है। जीव जंतुओं के विकसित होने के लिए वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल तीनों का महत्वपूर्ण योगदान है। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर की। यह पर्यावरण का एक प्रमुख घटक है। वायुमंडल में सभी जीवों के जीवित रहने के लिए वायु प्राप्त होती है, यानी कि देखो हमारे सांस लेने के लिए एयर, ऑक्सीजन ज़रूरी है, जो कि वायुमंडल से ही हमें मिलती है। वायुमंडल में अनेक प्रकार की भौतिक और रासायनिक क्रियाएं होती रहती हैं, जैसे बिजली चमकना, गरजना, इंद्रधनुष, बादल बनना, प्रभामंडल, क्रीट मरीचिका इत्यादि। सूर्य की विकिरण ऊर्जा से पृथ्वी गर्म होती है, वायुमंडल उसे अवशोषित कर लेता है। वायुमंडल का तापमान 68 से 55 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। अब देखो ये नहीं कहना कि इतना नहीं रहता है, कि हमारे यहाँ तो 30 डिग्री है, 20 डिग्री है या 40 डिग्री है, जबकि इंडिया तो एक बहुत ही गर्म देश है। तो असल में यहाँ पर पूरे वायुमंडल की बात हो रही है कि उसका औसत तापमान 68 से 53 डिग्री है। पहले आप जैसे ऊंचाई पर बढ़ते हैं तो तापमान घटता जाता है, लेकिन उसके बाद आप और ऊपर जाते जाते हैं तो फिर तापमान बढ़ने भी लगता है। तो यहाँ पर एवरेज तापमान की बात हो रही है कि वायुमंडल का तापमान 68 से 55 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। वायुमंडल एक गैसीय आवरण है जो कई किलोमीटर मोटा है और संपूर्ण पृथ्वी को विभिन्न गैसों में लपेटे हुए है। इसे ही वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल के अंदर कई मंडल हैं।
जैसे क्षोभ मंडल जो पृथ्वी से 12 किलोमीटर की दूरी तक होता है और पूरी पृथ्वी को घेरे रहता है। समताप मंडल 50 किलोमीटर घना है, यानी कि 12 किलोमीटर के ऊपर जो 50 किलोमीटर है तो वो समताप मंडल है। इसको समताप मंडल इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर पूरे मंडल में तापमान एक बराबर है। जबकि जो क्षोभ मंडल है इसमें आप जैसे जैसे ऊपर जाते जाएं वहाँ पर तापमान कम होता जाता है। यही वजह है कि पहाड़ों पर तापमान कम है। आप शिमला में चले जाएं, दार्जिलिंग में चले जाएं तो वहाँ तापमान कम है, जबकि अभी आप जहाँ हैं अगर कहीं प्लेन जगह पर तो वहाँ तापमान अधिक हो सकता है। तो देखिए कहाँ तक पहुँचे कि 50 किलोमीटर घना है हमारा समताप मंडल। वायुमंडल में नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ऑर्गन, हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन, मीथेन, क्रिप्टन और जल वाष्प जैसी कई गैसें पाई जाती हैं। ये सभी गैसें मिलाकर वायुमंडल का निर्माण करती हैं। जल वाष्प के कारण ही वायुमंडल में बादल, कोहरा, पाला, वर्षा, हिमपात जैसी घटनाएं होती हैं। वायुमंडल में ओजोन परत भी पाई जाती है जो पृथ्वी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली उच्च आवृत्ति की पराबैंगनी प्रकाश की 93 से 99% को अवशोषित कर लेती है। कहने का मतलब ये है कि जो ओजोन लेयर है जो कि पूरी धरती को कवर किए हुए है वो सूरज से आने वाली पराबैंगनी यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है और वो 93 से 99% तक अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है और इस तरह से हमें अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है जो कि पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक होती हैं। वायुमंडल में पाई जाने वाली विभिन्न गैसों का सम्मिश्रण हम देख लेते हैं तो सबसे ज़्यादा 78.8% पाई जाती है नाइट्रोजन। उसके बाद ऑक्सीजन है जो कि 20.25% पाई जाती है। इसके बाद है ऑर्गन जो कि 0.93% है और फिर है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि 0.036% है। इसी कार्बन की बढ़ती मात्रा के कारण जो है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, यानी कि धरती का तापमान बढ़ता जा रहा है। ऐसा है इसलिए क्योंकि हम सभी जीव, आप, मैं, सारे पेड़ पौधे और जितने भी बड़े बड़े वृक्ष हैं और ये सभी कार्बन से बने हैं और इन्हीं से बना है हमारा डीजल, पेट्रोल। और जब हम उसको जलाते हैं ईंधन के रूप में तो कार्बन ही मुक्त होती है, तो वो कार्बन की मात्रा हमारे वायुमंडल में बढ़ती जा रही है और इसी वजह से पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है क्योंकि कार्बन एक ऐसी गैस है जो सूर्य के ताप को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो आगे देखें, नियॉन, देखो कार्बन डाइऑक्साइड तक ये प्रमुख ये गैसें हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद बहुत ही कम मात्रा है नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनॉन, हाइड्रोजन की। आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर है, बहुत ही मामूली सी मात्रा है। और अब हम बात करेंगे जलमंडल की जिसे बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। तो हमारे आप देखेंगे कि धरती घिरी हुई है समुद्र से, समुद्र जो है और जो नदियां हैं ये सब जो है हाइड्रोस्फीयर का हिस्सा हैं। तो पृथ्वी के 71% भाग पर जलमंडल पाया जाता है। महासागरों में विशाल मात्रा में जल पाया जाता है परंतु पीने लायक मीठा जल सिर्फ 2.5% ही है। जलमंडल के अंतर्गत सभी प्रकार के जल संसाधन पाए जाते हैं जैसे नदियाँ, झीलें, तालाब, समुद्र, महासागर, ध्रुवीय आवरण, हिमनद, भूजल और जलवाष्प। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग अधिक पाया जाता है जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जल की अधिकता है। पृथ्वी पर जल पाया जाता है इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं क्योंकि आप अगर अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखें तो इसी वजह से ये नीले रंग की दिखाई देती है, तो यही वजह है कि इसको ब्लू प्लैनेट या नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 96% जो है हिस्सा महासागरीय जल है। 96.15% हिस्सा जो है, देखो यहाँ पर पॉइंट नहीं लगा हुआ है, आप इसको कर लीजिएगा कि 96.15% हिस्सा जो है वो महासागरीय जल है, यानी कि ये समुद्र में पाया जाने वाला पानी है जो कि पीने लायक नहीं है। महासागरों को 5 महासागरों में विभक्त किया गया है। इसमें सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशन, दूसरा है अटलांटिक महासागर, फिर है हिंद महासागर जो हमारे अपने भारत के नाम पर, इंडिया के नाम पर जिसका नाम पड़ा है, फिर है दक्षिण अंटार्कटिका और आर्कटिक महासागर। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है।
जिसमें जलमंडल का 48.3% भाग पाया जाता है। सभी जीवों के लिए जल आवश्यक होता है। सभी जीव जंतु प्यास लगने पर जल पीते हैं। मनुष्य के लिए भी जल बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके बिना जीवन संभव नहीं है। जलमंडल पर्यावरण का एक प्रमुख तत्व है। जल तीनों रूप में पाया जाता है, ठोस, तरल और जलवाष्प। तरल मतलब तो आप जान ही रहे कि बिल्कुल पानी है ही। जलवाष्प, जलवाष्प मतलब भाप, बादल, कोहरा। और ठोस जो है बर्फ है, ये आप जानते ही हैं। तो जल का इस्तेमाल घर, फैक्ट्रियों और कृषि के लिए किया जाता है। भूमिगत जल का प्रयोग पीने के लिए किया जाता है क्योंकि वह शुद्ध होता है, उसमें किसी प्रकार के हानिकारक तत्व नहीं होते हैं। जबकि नदियों का जल व्यावसायिक कार्यों, फैक्ट्रियों, कारखाने में किया जाता है। विश्व भर में पीने लायक जल तेजी से कम हो रहा है, यह एक चिंता का विषय है। और एक और ख़ास बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जीवन की जो उत्पत्ति हुई थी, जीवन की जो शुरुआत हुई थी, वो पानी से ही हुई थी, जल से ही हुई थी, जलमंडल से हुई थी। और यहीं पर सबसे पहले एक कोशिकीय जीवों का विकास हुआ था, जो फिर बड़े होते होते मछलियों में विकसित हुए और फिर वो धीरे धीरे धरती पर आ गए और फिर आसमान में भी उड़ने लगे। तो इसके बाद आता है हमारा स्थलमंडल यानी कि लिथोस्फीयर। पृथ्वी के स्थल भाग को स्थलमंडल कहा जाता है। संपूर्ण पृथ्वी के 29% भाग पर स्थलमंडल पाया जाता है। यह ठोस पदार्थों जैसे शैल, चट्टानों, पत्थरों से बना हुआ है। धरातल का 1/3 भाग स्थलमंडल के अंतर्गत आता है। समुद्र तल के ऊपर उठे हुए भूभाग को महाद्वीप कहते हैं। यानी कि देखो, समुद्र जो है, जो निचली जगह है वहां पर पानी भर गया है तो समुद्र बन गया है, और समुद्र तल से जो ज़्यादा ऊंची जगह है उस भूभाग को महाद्वीप कहते हैं। पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं: एशिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप। मेरा आपसे एक सवाल है, आपको बताना है कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन है। सबसे बड़ा एशिया है, ये तो आप बता ही लेंगे। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। एशिया पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह को भूपर्पटी कहते हैं, इंग्लिश में से क्रस्ट बोलते हैं। तो जो धरती की सबसे ऊपरी सतह है, आप जमीन पर खड़े हो तो जहां आपका पैर पड़ता है उसे कहते हैं क्रस्ट। इसकी मोटाई 30 से 100 किलोमीटर तक होती है। महाद्वीपों में इसकी मोटाई अधिक होती है। क्रस्ट का निर्माण लोहा, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, निकेल, सल्फर, कैल्शियम, एल्युमिनियम से होता है। क्रस्ट में एल्युमिनियम और सिलिका की मात्रा अधिक होती है। देखिए, इसकी वजह यह है कि एल्युमिनियम और सिलिका जो है ये लाइट मेटल हैं, हल्के तत्व हैं, तो इसीलिए ये ऊपर रह गए हैं। जबकि जो भारी तत्व हैं जैसे कि आयरन, तो वो जो है यानी कि लोहा, वो पृथ्वी के केंद्र में है, वो नीचे बैठ गए हैं। तो यही वजह है कि जो क्रस्ट है उसमें एल्युमिनियम और सिलिका की मात्रा अधिक है। अब हम बात करेंगे जैवमंडल यानी बायोस्फीयर की, क्योंकि हमने बाकी तीनों मंडल की बात कर ही ली। और जैवमंडल जैसा कि अब आप जानते ही हैं कि जहाँ पर जीव रहते हैं, विकसित होते हैं। तो आइए देखें जैवमंडल या बायोस्फीयर। जैवमंडल के अंतर्गत वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल आते हैं। जैवमंडल में ही जीवन का विकास होता है। मनुष्य के साथ साथ दूसरे जीव जंतु का विकास भी यहाँ होता है। और जैवमंडल की कुल मोटाई 28 किलोमीटर है। महासागरों और समुद्र में यह 11 किलोमीटर गहरा है। देखो, जो सबसे गहरा समुद्र है वो मारियाना ट्रेंच एक जगह है जापान, फिलीपींस के पास। ये सबसे गहरी गर्त है समुद्र की, सबसे गहरा समुद्र यहीं पर है। तो यही ये नापा गया है कि महासागरों में जो है, समुद्र में यह 11 किलोमीटर तक गहरा है आपका जैवमंडल, यानी वहाँ तक जीव भी पाए जाते हैं, जहाँ विभिन्न जलीय जीव पाए जाते हैं। पृथ्वी पर यह 17 किलोमीटर की ऊंचाई तक है, यानी हमारी धरती से 17 किलोमीटर ऊपर तक तरह तरह के जो है जीव जंतु, पक्षी वगैरह पाए जाते हैं, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के पक्षी और नभचर पाए जाते हैं। नभचर मतलब नभ में रहने वाले यानी पक्षी। सभी ग्रहों में पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जैवमंडल पाया जाता है, क्योंकि जीवन केवल पृथ्वी पर ही है फिलहाल। तो यही वजह है कि जैवमंडल केवल पृथ्वी पर ही पाया जाता है। तो ये हो गया आपका जैवमंडल। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, और इसका आंसर जैसा मैंने आपको बताया, आप किसी भी
विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन का आंसर 5 पेज से ज़्यादा नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपको उसके कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं और खाली आप अपना टाइम बर्बाद करेंगे। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन इस टॉपिक का, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसी में से छोटे छोटे शॉर्ट आंसर भी आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। जैसे कि आपसे बोल दें कि एक नोट लिखिए, टिप्पणी लिखिए वायुमंडल पर या जैवमंडल पर या फिर जल मंडल पर, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा कि पर्यावरण जो है उसकी परिभाषा याद रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।